हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो अभी तक हम 3 वीडियोस देख चुके हैं, जिनमें से हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी क्या क्या होती है और स्टेबिलिटी कितने टाइप की बताई, 2 टाइप की, कौन कौन सी, काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काइनेटिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और किसको अफेक्ट करते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। आज हम क्या देखने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में ही आगे के फैक्टर्स देखने वाले हैं, कौन कौन से उसको अफेक्ट करते हैं। उससे पहले देखिए, अपन लास्ट वीडियो में क्या पढ़ के आ चुके हैं कि कीलेट इफेक्ट क्या होता है, कीलेशन क्या होता है और कीलेट इफेक्ट से सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पर क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो कि नेट के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम ये टॉपिक किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं नेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये टॉपिक जो है एमएससी के लिए भी है क्या। तो हाँ भाई, ये टॉपिक एमएससी के लिए भी है। क्यों? क्योंकि एमएससी का 40% ही किस में शामिल है, नेट में है। नेट के लिए कोई अलग से टॉपिक नहीं आते हैं। नेट में जो टॉपिक आते हैं वो अपने बीएससी एमएससी के ही होते हैं। तो यदि आपका बीएससी एमएससी में जो पढ़ा हुआ है वो नेट में आने वाला है, तो ये तो कहीं बात ही नहीं बनती है कि ये टॉपिक एमएससी के लिए है या बीएससी के लिए। भाई, ये टॉपिक आपके सभी के लिए है। बीएससी में भी है आपका इस टॉपिक का कुछ पार्ट, आपका एमएससी प्रीवियस में भी है इस टॉपिक का पार्ट, और आपका नेट में भी है। तो तीनों ही के लिए अपन को ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। चाहे ये टॉपिक हो, चाहे कीलेट इफेक्ट हो, सभी टॉपिक्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में आगे कौन सा, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। देखिए, जैसे मैंने आपके लिए कीलेट इफेक्ट के लिए बोला था कि ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ये पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, नेट में आए हुए हैं। तो देखो, कीलेट इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, वो मेजरली क्या होता है, एंट्रोपिक होता है। और ये मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट जो होता है वो आपका 50% कैसा होता है, एंथैल्पिक होता है, और 50% कैसा होता है, एंट्रोपिक होता है। ठीक है, उससे पहले अपन देखते हैं, एक और चीज़ देखते हैं कि मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट को आपको एग्जाम में और किस किस नाम से दे सकता है। देखो, साइक्लोकीलेशन भी अपन इसी को बोलते हैं, 2D ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट भी अपन मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट को बोलते हैं, प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी भी इसी के लिए यूज़ किया जाता है, और क्राउनिंग भी इसी के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है वो देखो हम देखते हैं। इसमें पहले हम देखेंगे कि मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में होता क्या है, फिर ये खुद नाम अपने आप को जज करेंगे कि हम मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट को इन नामों से और क्यों जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट होता क्या है। इसे एक साइड नोट कर लेना, फिर देखना कि हमने जो भी पढ़ा है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में वो सारी चीज़ें इन नामों को जज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो देखो, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में आखिर होता क्या है। इसमें हम लेते हैं पॉलीडेंटेंट लिगेंड। ठीक है, क्या होता है अपने पास, पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स होते हैं जो क्या करेंगे, मेटल के साथ जुड़ेंगे, और इस तरीके से जुड़ेंगे कि उसके चारों ओर वो एक रिंग का क्या करें, फॉर्मेशन करेंगे। पॉलीडेंटेंट लिगेंड, इसका मतलब उसमें डोनर साइड क्या है, 2 से भी ज़्यादा है। ठीक है, वो उसके चारों तरफ जुड़ के कैसे रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, जब ये लाइगेट करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या करेंगे, एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो किसका, एक साइक्लिक रिंग का क्या करेंगे, साइक्लिक रिंग को फॉर्मेशन करेंगे। और ये साइक्लिक रिंग कैसी होगी, प्लेनर होगी। ठीक है, अब देखो, प्लेनर रिंग, प्लेनर कैसे होता है, 2D में होता है। और अभी अभी अपन ने इसका जो एक नाम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसका एक नाम 2D ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट। तो प्लेनर रिंग बन रही है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्या, 2D ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें कीलेट में क्या हो रहा था कि लिगेंड्स जो हो रहे थे अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे थे किसको, मेटल को। एक ही टाइम पे एक ही लिगेंड के 2 या 2 से ज़्यादा क्या कर रहे थे, लिगेंड अपने मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। इसमें भी तो क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होने वाला है कि कीलेशन हो रहा है, लेकिन कीलेशन करने के बाद कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है। इसलिए इसको नाम क्या देते हैं अपन, साइक्लो कीलेशन। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, जब इस तरीके का साइक्लिक कीलेशन होता है, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होता है, तो पहले ये साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो कैविटी जनरेट होती है उसमें आके मेटल आएगा, बैठेगा, उसमें और क्या फॉर्मेशन करेगा, लिगेंड, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब अपनी जो रिंग है वो ऑलरेडी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड रिंग है, ठीक है, वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने, प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, मतलब उसकी जो प्री ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और नाम बोला अपन ने, क्या, साइक्लोकिलेशन हो गया अपना, 2D हो गया अपना, और प्री ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं क्राउनिंग। तो क्राउनिंग के लिए देखो इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं वो अपन लेते हैं किसका, क्राउन ईथर का। तो उससे समझ में आएगा इसको हम क्राउनिंग भी क्यों कहते हैं। तो देखिए अब क्राउन ईथर्स क्या होते हैं। क्राउन ईथर्स होते हैं कैसे पॉली ईथर होते हैं जिनमें कि ईथर का ऑक्सीजन एटम किससे सेपरेटेड होता है, 2 मिथाइलिन ग्रुप से सेपरेटेड होता है। और जब इस तरह की कोई व्यवस्था क्या करती है, मेटल के चारों तरफ रीअरेंज होती है, तो कैसी रीअरेंजमेंट होती है, वो प्लेनर रीअरेंजमेंट होती है। देखो किस तरीके से अपन बनाते हैं, क्या, 4 क्राउन ईथर, ठीक है। इसमें 4 क्या शो कर रहा है कि 4 क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम होंगे, ठीक है, 4 ऑक्सीजन आप बना दीजिए। और ये चारों के चारों ऑक्सीजन कितने मिथाइलिन ग्रुप से सेपरेटेड होंगे, 2। ये 2 मिथाइलिन ग्रुप, ये दोनों ऑक्सीजन भी आपस से 2 मिथाइलिन ग्रुप से सेपरेटेड होंगे, ये दोनों भी और ये दोनों भी, ठीक है। तो कैसी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो रिंग है वो रिंग आपकी कैसी है, प्लेनर रिंग है। अब यहाँ पर मेटल के साथ जो लिगेंड कॉम्प्लेक्सेशन होने वाला है वो कौन करेगा, इसके जो लोन पेयर हैं वही तो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, मेटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो कैसी हो गई, प्लेनर हो गई। लेकिन इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो कैसे होगा, क्राउन के जैसे होगा। क्राउन में क्या होता है, जो नीचे जहाँ पर अपना सिर होता है वो तो प्लेनर हो गया पूरा, और उसके ऊपर जो उठा हुआ पार्ट है वो क्या होता है, वही तो क्राउन की शेप होता है। तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, क्राउन ईथर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से क्राउनिंग ही तो हो रही है, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, क्राउनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरूरी तो नहीं हमेशा 4 ऑक्सीजन ही क्राउन ईथर्स बनाएंगे, 5 ऑक्सीजन भी बना, 5 ऑक्सीजन वाला क्राउन ईथर भी हो सकता है, 6 ऑक्सीजन वाला भी क्राउन ईथर्स हो सकता है, ठीक है। तो अपना इसका जो पूरा नाम होगा 4 क्राउन ईथर। अब देखो इसमें टोटल कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हुए इसमें, 12, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम होगा वो क्या होगा, 4 क्राउन ईथर 12, ठीक है। इसके साथ ही अपन देखते हैं किसको, देखिए इसी तरीके से भी हम 5 क्राउन ईथर बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, 5 ऑक्सीजन बना दीजिए, ये बन गए, और इनको 2-2 मिथाइलिन ग्रुप से क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। ये इसकी क्या बन गई, कैविटी। अब इसकी कैविटी देखो इसकी तुलना में क्या हो गई, बड़ी हो गई, इसके कंपैरिजन में ये बड़ी हो गई। टोटल एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कैसा हो जाएगा, 5 क्राउन ईथर 15, ठीक है। अब देखो इसकी कैविटी साइज क्या हो गई, इससे बड़ी हो गई। तो यहाँ पर आने वाला जो मेटल है कौन सा क्राउन ईथर किस मेटल के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने वाला है, अच्छा मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, वो किस पर डिपेंड करने वाला है, इस कैविटी में आने वाला मेटल कौन सा है, मेटल के साइज पर डिपेंड करने वाला है। अब बड़ी कैविटी में आप छोटा मेटल ला के रख रहे हो, बहुत बड़ा स्पेस है, उसमें आप किसी छोटे से आदमी को ला के रख रहे हो तो उसके साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। और यदि आप इसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल ला के, बड़ा मेटल ला के रख दोगे तो यहाँ पर उसकी फिटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स अच्छा बनने के लिए मेटल का साइज डिपेंड करता है। तो यदि हम यहाँ देखें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि 4 क्राउन ईथर जो है वो किसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है, किस मेटल के साथ, 5 क्राउन ईथर किसके साथ, 6 क्राउन ईथर किसके साथ। तो इसकी कैविटी में जो सबसे अच्छा फिट होता है वो होता है लिथियम पॉजिटिव
इसकी कैविटी में जो अच्छा फिट होता है वो होता है सोडियम पॉजिटिव, और 6 क्राउन ईथर इसकी कैविटी में जो फिक्स होता है वो होता है पोटेशियम पॉजिटिव। ये सभी अलग अलग जो फिक्स होने वाले हैं ये कब हैं, जब गैसियस फेज में होंगे। लेकिन यदि पेपर में दिया है आपके पास क्या, सॉल्यूशन फेज में, तो आपके पास चाहे 4 क्राउन ईथर है, चाहे 5 क्राउन ईथर है, चाहे 6 क्राउन ईथर है, सभी की कैविटी में कौन फिक्स होने वाला है, पोटेशियम। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूशन फेज में वो सारे के सारे सॉल्वेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या, ये हुआ अपना क्या, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट जो है उसमें मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन बन रहा है वो किस किस पर डिपेंड करेगा, देखो वो डिपेंड करेगा कैविटी के साइज पर। ठीक है, कैविटी के साइज पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल आ रहा है, यानी कि नेचर ऑफ मेटल कैटायन पर। ठीक है, उसके बाद वो उसके साइज पर भी डिपेंड करेगा कि उसका मेटल जो आने वाला लिगेंड है, मेटल है सॉरी, उसका साइज क्या है, साइज ऑफ मेटल कैटायन पर, प्लेनरिटी पर, और किस पर डिपेंड करेगा, एरोमेटिसिटी पर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल, उससे पहले हम क्या देखते हैं, रिलेटिव हार्डनेस। ठीक है, किस किस में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर में। तो ये इनके बीच में रिलेटिव हार्डनेस का ऑर्डर होता है। हार्ड और सॉफ्ट क्या होते हैं वो जस्ट इसके थोड़ी देर बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हार्ड और सॉफ्ट एस मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या एग्जांपल करते हैं। आपके पास मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, अब आपको यहाँ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो चुका है, कैविटी में मेटल आके बैठ चुका है। अब आपको इनकी स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, मैग्नीशियम +2 कैसा मेटल होता है, मैग्नीशियम +2 होता है आपका हार्ड मेटल। ठीक है, और HSAV प्रिंसिपल क्या कहता है, हार्ड किसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, हार्ड के साथ, और सॉफ्ट मेटल किसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, सॉफ्ट मेटल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है, नाइट्रोजन, उससे कम हार्ड कौन है, ऑक्सीजन, और सबसे हार्ड कम कौन सा है, सल्फर। और मैग्नीशियम कैसा है, हार्ड। तो अब हम यहाँ देखेंगे क्या, हार्ड जो इंटरेक्शन हो रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, यहाँ देखो चारों की चारों कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन आ गए। इसका मतलब सबसे हार्ड जो है, हार्ड इंटरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो सबसे अच्छा बॉन्ड कहाँ बनने वाला है, कॉम्प्लेक्सेशन यहाँ होने वाला है। उसके बाद यहाँ एक ऑक्सीजन आ गया, यानी कि इसकी हार्डनेस थोड़ी सी कम हो गई, तो ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा कम स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल होगा क्या, ये वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो कीलेट इफेक्ट जो होता है वो सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट जो है वो कीलेट इफेक्ट से भी क्या होता है, डोमिनेंट होता है, किसमें, सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में। ठीक है, तो अपन यहाँ तक क्या पढ़ चुके हैं कि मैक्रोसाइक्लिक जो इफेक्ट है अपना वो किस पर डोमिनेट करेगा, वो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी को किससे ज़्यादा बढ़ाएगा, कीलेट इफेक्ट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कीलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा कीलेशन हो रहा है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में लास्ट जो फैक्टर हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्या, क्लेथरोकीलेशन, जिसको आपने सुना होगा क्रिप्टेट के नाम से। ठीक है,
ये इफ़ेक्ट जो होता है ये मेजरली एंथैल्पिक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेटल कैटायन होता है अपना, वो क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड होता है लिगेंड्स में। एनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है मेटल के चारों तरफ एक 3D केज होगी या 3D कैप्सूल होगा, जिसके अंदर क्या होगा, मेटल अपना फिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, और भी ज़्यादा क्या होगी, उसके चारों तरफ केज बनी है या कैप्सूल बना हुआ है, तो और भी ज़्यादा फिट हो गया मेटल अपना, तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, क्लेथरोकिलेशन यदि किसी कंपाउंड में हमें मिल रहा है, मेटल कॉम्प्लेक्स में हमको मिल रहा है, तो वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है, क्लेथरोकिलेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल कैटायन है वो क्या है, एनकैप्सुलेटेड है 3D केज लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर यदि आप इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट देखोगे तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 10⁻100 के समथिंग होती है। तो इसी से देख लो कि ये कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला है सिस्टम की को। तो आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कंपेयर करने के लिए, आपको कुछ कंपाउंड्स दे और पूछे कि यदि ये लिगेंड्स दे और कहे कि ये मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिखो। तो आपको क्या क्या देखना है, वहाँ कीलेशन हो रहा है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है, या क्या हो रहा है, क्लेथरोकीलेशन दे रहा है। जनरली वो क्वेश्चन कीलेट या मैक्रोसाइक्लिक से ही देने वाला है। उसके बाद आपको यदि मैक्रोसाइक्लिक है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेबल होगा। यदि कीलेट इफेक्ट है तो कीलेट इफेक्ट में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि वो सैचुरेटेड कीलेशन हो रहा है या अनसैचुरेटेड कीलेशन हो रहा है। सैचुरेटेड कीलेशन हो रहा है तो आपको क्या देखना है कि जो रिंग जो अपनी बन रही है उसमें कितने मेंबर रिंग बन रही है, 5 मेंबर, 6 मेंबर, क्योंकि 5 मेंबर क्या होती है, मोर स्टेबल होती है देन द 6 मेंबर इन सैचुरेटेड कीलेशन। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये क्वेश्चन हुई का है, तो वो क्वेश्चन है आपको क्या सेट करना है, इनको इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिखना है टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसमें आप ही को डिसाइड करना है कि कहाँ पर कीलेशन हो रहा है, कहाँ पर मैक्रोसाइक्लिक बन रही है और कहाँ इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर उसी ऑर्डर में आपको इनको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपके पास एक है हाइड्रेजीन, एक है आपके पास ठीक है, एक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ये मान लेना ए, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। इनको आपको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि यदि ये मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ, मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से बनने वाला है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब इसके आगे हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है, 4 मार्क्स आ जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं क्या हार्ड एसिड्स, कि हार्ड एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो हार्ड एसिड्स क्या होंगे कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, उनको बोलेंगे क्या, हार्ड एसिड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और
इनकी जो होगी, जो डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी हायर जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी तो डी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तीसरा क्या होगा, लेस डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या उनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, या सिम्बायोसिस इफेक्ट आ रहा हो वहाँ पर उनकी जो हार्डनेस बढ़ाई जा रही हो, वो किसके द्वारा बढ़ाई जा रही हो, सिम्बायोसिस के थ्रू बढ़ाई जा रही हो। सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है इंड्यूस करना हार्डनेस, इंड्यूस हार्डनेस, ठीक है। ये हार्डनेस किसके थ्रू जो है वो इंड्यूस की जाएगी, तो ये जो आपकी हार्डनेस है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के थ्रू क्या की जाएगी, हार्डनेस बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब कोई पहले से हार्ड नहीं है, लेकिन उसके पास यदि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके जुड़ जाता है तो उसमें क्या होने वाली है, हार्डनेस इंड्यूस होगी, और उसी को क्या बोलते हैं अपन, सिम्बायोसिस। क्या ये सिम्बायोसिस केवल हार्ड एसिड तक ही सीमित रहेगी, नहीं, सॉफ्ट में भी हो सकता है। कोई हमारे पास मेटल है वो ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, ठीक है, लेकिन उसके पास मैंने क्या करा, सॉफ्ट जो एसिड होता है उसकी कंडीशन को फॉलो करवाने वाला कोई लिगेंड, उसके पास हमने लिगेंड आके और जोड़ दिया है, तो क्या होने वाला है, वहाँ उसकी सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी, और वो इसी इफेक्ट को जो कंप्लीटली बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इन्हीं हार्ड एसिड्स को क्या बोलते हैं, क्लास ए मेटल, ठीक है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली जो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, +3 होती है, ठीक है। इनमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं वो हम देखने वाले हैं। इनमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, और याद रखो तो बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा और टाइम भी नहीं लेगा। तो देखो एल्कली मेटल्स सारे जो हैं वो हार्ड एसिड्स में आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी किस में आते हैं, हार्ड मेटल्स में, यानी कि अपना हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम सभी इसमें आते हैं एल्कली मेटल्स में। वो सभी कैसे होंगे, हार्ड एसिड्स होंगे। ये सारे क्या होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी क्या होंगे, हार्ड एसिड्स होंगे। उसके बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3 भी हार्ड एसिड्स में आता है, लैंथेनम +3, सीरियम +4, गैडोलिनियम +3, यूरेनियम +4। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो रही है, +3 हो रही है, ठीक है। 3D सीरीज में कौन से, जिनमें डी इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, किससे, 6 से। ये याद करो तो बेटर है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये देखो ये सभी कैसे हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पर सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो ये भी क्या होंगे, हार्ड एसिड्स हो जाएंगे। और BF3, BCl3, AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हार्डनेस इंड्यूस की जा रही है। फ्लोरीन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, बोरोन से, और बोरोन किससे खींचेगा, फिर बोरोन जो होगा वो क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, और ये कैसा हो जाएगा, हार्ड एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, बॉर्डर लाइन होते हैं, और इन पर क्या होती है, एसिडिटी कैसे इंड्यूस की जा रही है, इनके पास जो जुड़े हुए एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इन पर एसिडिटी को क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, सॉफ्ट एसिड्स। ठीक है, सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, कम होती है, हाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी,
और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये सभी चीज़ें कहीं पाई जाती हैं तो कैसा होगा, सॉफ्ट एसिड्स होंगे अपने। ठीक है, यहाँ पर जो मेटल लिगेंड जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। अब यहाँ पर क्या है, मेटल के पास हाई डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यदि अपना लिगेंड जो है इसके पास वैकेंट लो लाइंग एनर्जी है, पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं, तो क्या करेगा, मेटल इसको भी इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब यहाँ क्या हो रही है, मेटल टू लिगेंड बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब सॉफ्ट एसिड्स के एग्जाम्पल जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो सॉफ्ट एसिड्स में आपके आते हैं ये नोट करना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हम एक दो एग्जाम्पल करने वाले हैं। ये कैसे हो गए, इनमें सॉफ्टनेस इंड्यूस हो रही है किसके द्वारा, और दूसरे एटम्स जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनसे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिम्बायोसिस होगा। सिम्बायोसिस को हम पूरा डिटेलिंग में पढ़ेंगे, कब, कल नेक्स्ट वीडियो में। और जो पाई एक्सेप्टर्स जो आपको बताए, जहाँ जो कि सॉफ्ट लिगेंड्स होते हैं वो भी इसमें आने वाले हैं, क्योंकि पाई एक्सेप्टर क्या कर रहे हैं, मेटल्स को क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में आप लिखना, सॉरी क्विनॉन। ये हुए आपके क्या, सॉफ्ट एसिड्स। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, वो बॉर्डर लाइन एसिड्स। बॉर्डर लाइन एसिड का क्या मतलब हुआ, अगर उनको हम सिंपली देखें तो उनको हम हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे एटम्स जुड़े हुए होंगे जो उनको हार्ड कर रहे हैं। लेकिन यदि बाई चांस वहाँ पर कुछ और दूसरे लिगेंड है वो उनको सॉफ्ट कर रहे हैं, तो वो क्या, उनकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस किस पर डिपेंड कर रही है, उनके साथ जो जुड़े हुए एटम्स हैं उन पर डिपेंड कर रही है। इसलिए इनको ना तो हम हार्ड कह सकते हैं ना सॉफ्ट कह सकते हैं, इसलिए इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया, बॉर्डर लाइन एसिड्स की कैटेगरी में रखा गया। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें पहली बात तो ये एसिड जो एसिडिटी आ रही है किसकी वजह से आ रही है, सिम्बायोसिस की वजह से, यानी कि इंड्यूस हो रही है इसमें एसिडिटी। ठीक है, बॉर्डर लाइन एसिड्स में आपके कौन कौन से आते हैं, इसमें सारे आते हैं 3D सीरीज के आते हैं। ठीक है, जिन पर क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, Fe+2 आप अभी देखो इसमें एक चीज़ बताएंगे आपको, ये सभी कौन से हैं, 6 के बाद वाले, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आफ्टर D6। इलेक्ट्रॉन्स डी में कितने हैं, 6, उसके बाद वाले हैं। और कौन कौन से आने वाले हैं, जितने ज़्यादा इनके ऊपर क्वेश्चन करोगे आपको ये उतना ही याद रहेंगे। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, बॉर्डर लाइन एसिड्स हो गए। यहाँ पर देखो ध्यान देना, कॉपर प्लस हमने कहाँ पढ़ा था, सॉफ्ट एसिड्स में, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, बॉर्डर लाइन एसिड्स में। कॉपर +3 कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, बॉर्डर लाइन एसिड्स में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने की हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि हमें हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड के बारे में पता है तभी हम HSAV प्रिंसिपल लगा पाएंगे, और HSAV प्रिंसिपल लगा पाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे,
स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो देखो अब देखते हैं अपन क्या हार्ड बेस। हार्ड बेस क्या होते हैं, वही हार्ड में क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर बोल लो स्मॉलर साइज, साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। और तीसरा वो कैसे होने चाहिए, उनकी पोलराइजेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, क्योंकि बेस है यानी कि लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन जहाँ फॉलो हो रही हैं वो बेस कैसा होगा, हार्ड बेस होगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल आएगा वो आते हैं अपने अमोनिया, वाटर, तो यहाँ पे देखो क्या खास बात है, यहाँ पे इन सभी में क्या है, डोनर लिगेंड, डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसा होता है, हार्ड साइड होती है। अभी अभी हमने जब वो रिलेटिव हार्डनेस पढ़ी थी तो नाइट्रोजन के बाद जो हार्ड था वो कौन सा, ऑक्सीजन था। इन सब की जो डोनर साइड है कैसी है, हार्ड है, तो इसी को इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन, हार्ड बेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पता होगा पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, फिर भी आपको बता दें। देखो क्या होता है, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कोई भी कैटायन है, और आपके पास कोई भी एनायन है। ठीक है, एनायन आपने दो लिए हैं, एक जिसका साइज कम है, एक जिसका साइज ज़्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो अपना है इसकी क्या टेंडेंसी होगी, जो कैटायन होगा उसकी टेंडेंसी होगी क्या, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, क्योंकि उसका साइज क्या हो गया है, कम हो गया है, तो वो दूसरे के क्षेत्र में जाकर, दूसरे के पास जाकर उसके भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका साइज कम है, इसका साइज ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ के न्यूक्लियस का अपने बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है कंपैरेटिवली इसके, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हैं। तो इन दोनों में से किसके इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचने वाला है, ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचने वाला है। तो देखो जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी शेप क्या हो जाएगी, बदलेगी, उसकी शेप में क्या आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा। और ये जो डिस्टर्बेंस आता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होने वाला है, क्या होने वाला है, लेस पोलराइजेबिलिटी है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा। तो यही तो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी कि साइज कैसा चाहिए अपने को, स्मॉलर चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई कैसे, इसका साइज कम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर के जो उससे बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने पास ज़्यादा खींच रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा का मतलब क्या है, उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है, ज़्यादा कंट्रोल है। इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। सॉफ्ट में क्या करने वाले हैं, जैसे इसका उल्टा करने वाले हैं, क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बेस बोलते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट में बस आपको क्या करना है, ये एग्जांपल साफ कर दीजिए। और अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, कम होगी, साइज़ कैसा होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, और पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, अपने सॉफ्ट बेस होंगे। एग्जांपल देखिए, ठीक है, ये सभी क्या हो चुके हैं, अपने सारे सॉफ्ट बेस हो चुके हैं। इसके बाद जो इसी टॉपिक में अपने को पढ़ना है वो क्या, बॉर्डर लाइन बेस। जस्ट लाइक बॉर्डर लाइन एसिड क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन बेस होते हैं, यानी कि
उनको बेस कौन बनाता है, उनके पास जुड़े हुए एटम उनको क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। उससे पहले हम नहीं बोल सकते ये हार्ड है या ये एसिड हैं या बेस हैं, ठीक है। तो बॉर्डरलाइन बेस में कौन कौन से आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन, बॉर्डर लाइन एसिड या बॉर्डर लाइन बेस सच्ची में कुछ नहीं होता है। उनको एसिड या बेस कौन बनाता है, उनके पास जुड़ने वाले एटम उनको क्या बनाते हैं, एसिड या बेस। और इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हार्डनेस या सॉफ्टनेस क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है, उसको दी जा रही है, उसको मोटिवेशन दी जा रही है। किसके द्वारा दी जा रही है, उसके पास जुड़े हुए एटम्स के थ्रू से दी जा रही है। इसी को बोलते हैं सिम्बायोसिस इफेक्ट। अब देखिए अपन ने पढ़ा हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस। इसके बेसिस पर हम एक दो क्वेश्चन कर दें, ये देखने के लिए कि उससे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम अरेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में इनको सेट करना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास AgF2 ये हमने किस में पढ़ा था, लिगेंड्स में भी पढ़ा था। लिगेंड्स देख रहे थे हम कि कैसे कैसे लिगेंड्स चाहिए हमको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो वहाँ हमने कहा था क्या कि यहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर जो हो रहे थे बढ़ रहे थे। लेकिन अब देखो इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है जो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ लिगेंड ये क्या है, F2 नेगेटिव, Cl2 नेगेटिव, ये क्या है Br2 नेगेटिव, और ये क्या है अपने पास I2 नेगेटिव। और यहाँ जो ये मेटल है, मेटल कौन सा है आपके पास, Ag पॉजिटिव। जब हमने लिस्ट बनाई थी तो उसमें जो Ag पॉजिटिव है उसे कौन सी लिस्ट में रखा था अपन ने, उसको रखा था सॉफ्ट में। Ag पॉजिटिव कैसा होता है आपका, सॉफ्ट एसिड होता है आपका। चेक करो अपनी एक बार लिस्ट, Ag पॉजिटिव कैसा होता है आपका, ठीक है। अब देखो सॉफ्ट जो होगा किसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सॉफ्ट बेस के साथ बनाएगा। सॉफ्ट बेस कौन से होते हैं, जिनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इनमें साइज का ऑर्डर बताओ, सबसे कम साइज इसका, फिर ये। इसका मतलब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा किसके साथ होगा, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। यानी कि इंटरेक्शन का ऑर्डर क्या आने वाला है आपके पास, और ये, ठीक है। और यही ऑर्डर फिर क्या आएगा आपके पास, इनकी स्टेबिलिटी का आएगा। यानी कि हमें किस में करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये, फिर ये और फिर ये। कैसे निकाला हमने ये, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन से। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसे अच्छे से समझने के लिए। उसमें भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में आपको उनको सेट करना है। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है Cu NCS4 3 नेगेटिव, Cu SCN4 3 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर है x -4 = -3, x +1। यानी कि इन दोनों में ही कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +1 रहेगी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये यहाँ पे कॉपर +1 है, ये भी क्या है आपका कॉपर +1 है। लेकिन यहाँ कॉपर +1 कैसा होता है, सॉफ्ट या हार्ड एसिड, ये होता है कैसा आपका सॉफ्ट एसिड। कॉपर प्लस को बोला भी था कि कॉपर प्लस आपका सॉफ्ट एसिड होता है, जबकि कॉपर +2 जो होता है आपका कौन सा होता है, बॉर्डर लाइन एसिड होता है। NCS नेगेटिव कैसा लिगेंड है आपका, हार्ड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पर डोनेशन किसके थ्रू हो रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू।
जबकि HCl नेगेटिव आपका कैसा लिगेंड है, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट बेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डोनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, सल्फर के थ्रू। और आपको शुरू में ही कराया था कि रिलेटिव हार्डनेस का ऑर्डर क्या होता है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हार्ड, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद क्या, सल्फर। तो हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, HSAB प्रिंसिपल से सॉफ्ट इंटरेक्शन, क्योंकि अपना मेटल कैसा है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट इंटरेक्शन किसके साथ ज़्यादा होगा, इसके साथ ज़्यादा होगा। इसका मतलब 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1, ये क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के बारे में देखा, क्लेथरोकिलेशन के बारे में देखा, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के बारे में हमने सीखा। और साथ में सीखा क्या कि HSAB प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, कल की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सिम्बायोसिस इफेक्ट, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे। और उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, ट्रांस इफेक्ट। देखो ये टॉपिक अच्छे से करना, क्योंकि नेट में क्या आते हैं, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के तो काफ़ी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और हम ये टॉपिक नहीं करते और इतने ईजी क्वेश्चन क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।